नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने रविवार को हैदराबाद में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान में रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र का किया उद्घाटन। कार्बन उत्सर्जन कम करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम संस्थान की सतत ऊर्जा को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता का है प्रतीक। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जिला अधिकारियों को पराली जलाने के मामले में आक्रमणीय अधिकारियों पर मुकदमा चलाने का दिया अधिकार। पंजाब और हरियाणा में 26 केंद्रीय टीमें की तैनात। मध्य प्रदेश किसानों के लिए राहत की बात। सरकार ने एमएसपी पर धान, ज्वार और बाजरा की खरीद के लिए किसानों के पंजीकरण की तिथि 14 अक्टूबर 2024 तक बढ़ा दी। किसान ऑनलाइन या ऑफलाइन करा सकते हैं पंजीकरण। देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का दौर जारी। तमिलनाडु के पुडुक्कोट्टई में भारी बारिश के कारण रिहायशी इलाकों में जलभराव। मौसम विभाग ने राज्य में आंधी और तूफान के साथ मध्यम बारिश का जारी किया अलर्ट। और अब आइए समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ और हरित भारत की परिकल्पना की ओर मजबूत करते हुए केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने रविवार को हैदराबाद में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान GSITI में रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। ये संस्थान की सतत ऊर्जा को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नया सौर ऊर्जा संयंत्र सरकारी संस्थानों में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देते हुए GSITI के कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये संस्थान की ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा भाग पूरा करेगा, जो समग्र ऊर्जा मिश्रण में हिस्सेदारी बढ़ाने के भारत के बड़े लक्ष्य में योगदान देगा। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करते हुए सतत ऊर्जा के प्रति संस्थान की प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए कहा, ये पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी, ऊर्जा दक्षता और सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जलवायु परिवर्तन पर प्रयासों की दिशा में वैश्विक नेता के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी पहलों ने घरों को सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया है। GSITI में 150 किलोवाट का रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र से संस्थान की 75% ऊर्जा आवश्यकताएं पूरी होंगी। इससे सालाना 30 लाख रुपए की बचत होगी और सार्वजनिक संस्थानों में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग के लिए एक नया मानक स्थापित होगा। ये सौर ऊर्जा संयंत्र नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भावी सरकारी पहलों के लिए एक मॉडल है, जो भारत के सतत ऊर्जा के भविष्य का समर्थन करने और भारत को स्वच्छ ऊर्जा में वैश्विक नेता बनाने के प्रधानमंत्री मोदी की परिकल्पना को आगे बढ़ाने में GSITI की भूमिका को दर्शाता है। ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन पर भारत आगे बढ़ रहे, मगर ये खुशी की बात है, अलग अलग जो डेवलप्ड कंट्रीज है, चाइना हो, रशिया भी हो, ये एवरेज 9 to 14 टन कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज करते हैं। मगर आज भी हम गर्व के साथ बता सकते हैं, भारत सिर्फ 1.89 टन का कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। इंटरनेशनल सौर अलायंस में भारत सबसे पहले है। मोदी जी के कारण 2014 से सोलर एनर्जी भारत में 14 से लेके आज तक अगर कंपेयर किए तो 32% सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है।
और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जिला अधिकारियों को पराली जलाने के मामले में आक्रमणीय अधिकारियों पर मुकदमा चलाने का अधिकार दिया। आयोग ने जिला प्रशासन और राज्य सरकारों को फसल की कटाई के मौसम में पराली जलाने को रोकने के लिए सतर्कता बढ़ाने का निर्देश दिया। आयोग ने पंजाब और हरियाणा में 26 केंद्रीय टीमें तैनात की हैं। समन्वित कार्रवाई और निगरानी के लिए पराली प्रबंधन प्रकोष्ठ की स्थापना भी की गई है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ये सतर्कता है और साथ में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता पर इसके प्रभाव के कारण पराली जलाना गंभीर चिंता का विषय भी बताया गया है। और आयोग पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की राज्य सरकारों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के राज्यों के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों, पंजाब और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति DPCC और इससे संबंधित संस्थानों सहित संबंधित हितधारकों के परामर्श से इस मुद्दे पर विचार विमर्श कर रहा है। 2021 की बात करें, 2022 और 2023 के दौरान अनुभवों और सीखों के आधार पर धान की कटाई के मौसम के दौरान पराली जलाने की रोकथाम और नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित करते हुए पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जिलों के लिए कार्य योजनाओं को 2024 के लिए अद्यतन किया गया है। इसका लक्ष्य इस असतत कृषि पद्धति को समाप्त करना है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने संबंधित जिला प्रशासनों और राज्य सरकारों को भी निर्देश दिया है कि वे अधिक जिम्मेदारी उठाएं तथा कटाई के मौसम में पराली जलाने को रोकने के लिए निरंतर और सख्त निगरानी करें। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक राहत की बात है। राज्य सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर धान, ज्वार और बाजार की खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ा दी है ताकि किसान अपना रजिस्ट्रेशन करा सकें। अब किसान खरीफ मार्केटिंग वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार और बाजरा खरीद के लिए 14 अक्टूबर 2024 तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, क्योंकि सरकार ने रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ा दी है। ऐसा इसलिए किया गया है कि काफ़ी किसान अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए थे। ऐसे किसानों के लिए बढ़ाई गई रजिस्ट्रेशन की तिथि की बात काफ़ी राहत भरी है। मोबाइल फ़ोन से किसान घर बैठे ऑनलाइन अपनी फसल का पंजीकरण करा सकते हैं। इसके लिए किसानों को ई-उपार्जन पोर्टल या ऐप पर जाना होगा। यहाँ पर किसानों को अपनी भूमि और खाता संबंधी जानकारी देनी होगी। इसके अलावा किसान MP किसान ऐप के माध्यम से भी पंजीकरण कर सकते हैं। इस ऐप को कोई भी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकता है। इसके बाद ई-उपार्जन वाले विकल्प पर जाएं और फिर अपनी ज़मीन यानी खेती, अनाज और बैंक खाता संबंधी आवश्यक जानकारी भरें। किसानों को पंजीकरण के लिए ऑफलाइन की भी सुविधा है। ये फ्री में होगा। इसके लिए किसान ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत कार्यालयों में सुविधा केंद्र, तहसील कार्यालयों में सुविधा केंद्र, सहकारी समितियों और सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केंद्र पर जाकर मुफ्त में पंजीकरण कराए जाने की सुविधा है। किसान MP ऑनलाइन क्यूसिक सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर क्यूसिक और लोक सेवा केंद्र और निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे के जरिए भी किसान फसल का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। निर्धारित फीस देकर इन जगहों पर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। किसानों को प्रति रजिस्ट्रेशन के लिए 50 रुपये निर्धारित शुल्क देना होगा। और यूपी में बागपत के किसान फूल गोभी और पत्ता गोभी की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। ये एक ऐसी फसल है जो 3 माह में पूरी तरह तैयार हो जाती है और इसका मार्केट में अच्छा दाम मिलता है। आधे से ज़्यादा फसल खेत से ही बिक जाती है, जिसके बाद केकड़ा और गाजियाबाद की लालबाग मंडी में फसल को बेचकर किसान अच्छा मुनाफा कमाते हैं। कनौजिया वैरायटी की गोभी फिलहाल खेत में उगी है। फूल गोभी और पत्ता गोभी की खेती से सालाना करीब 4 लाख रुपए का मुनाफा होता है। गोभी की फसल अधिक से अधिक खेत से ही बिक जाती है। बाकी बची फसल को मंडी में बेचकर मुनाफा कमाया जाता है। बागपत के किसान फसल तैयार करने के साथ ही लोगों को रोजगार देने पर भी काम कर रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। तमिलनाडु के पुडुकोट्टई में भारी बारिश के कारण रिहायशी इलाकों में जल भराव देखा गया। मौसम विभाग ने राज्य में आंधी और तूफान के साथ मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं बारिश के कारण यातायात प्रभावित होने की संभावना है। तमिलनाडु में मौसम विभाग ने आज से लेकर इस महीने की 17 तारीख तक बारिश की भविष्यवाणी की है। कल और बुधवार को राज्य के उत्तरी तटीय जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मछुआरों को अगले 5 दिनों तक समुद्र में न जाने की सख्त चेतावनी दी गई है, क्योंकि आज शाम बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इस सप्ताह उत्तर पूर्वी मानसून के आगमन के साथ राज्य में इस सप्ताह व्यापक बारिश होने की संभावना है। राज्य सरकार ने इस मानसून सीजन के लिए 1913 हेल्पलाइन की घोषणा करके कमर कस ली है, जो 24 घंटे काम करेगी। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश और राजस्थान में ग्रामीण स्थानीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 15वें वित्त आयोग अनुदान की पहली किस्त जारी की। आंध्र प्रदेश को 395.50 करोड़ रुपए का अप्रयुक्त अनुदान और प्रयुक्त अनुदान सहित कुल 593.26 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ है। ये निधि आंध्र प्रदेश में विधिवत चुने हुए 9 पात्र जिला पंचायतों, 615 पात्र ब्लॉक पंचायतों और साथ में 12,853 पात्र ग्राम पंचायतों के लिए है, जबकि राजस्थान में राज्य में विधिवत चुने हुए 22 पात्र जिला पंचायतों और 287 पात्र ब्लॉक पंचायतों और 9,068 पात्र ग्राम पंचायतों के लिए 507.11 करोड़ रुपए का अप्रयुक्त अनुदान और 760.67 करोड़ रुपए का प्रयुक्त अनुदान जारी किया गया है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 17 से 18 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो के 5वें संस्करण में 30 से ज्यादा देश हिस्सा लेंगे। इसमें वे भारत से 117 अरब डॉलर की निर्यात की संभावना को तलाशेंगे। भारत के कपड़ा, फार्मा, केमिकल, ऑटोमोबाइल और कंपोनेंट एवं मशीनरी जैसे क्षेत्रों में निर्यात की प्रबल संभावना है। इस इवेंट के आयोजक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई और ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज AIAI के मुताबिक भाग ले रहे देश में डायमंड, एग्रोकेमिकल, आयरन और स्टील, ज्वेलरी और मोटर वाहन के निर्यात की सबसे अधिक संभावना है। इसमें भाग लेने वाले देशों और क्षेत्रों के राजदूत और व्यापार मिशन अपने देशों में व्यापार, निवेश, पर्यटन, शिक्षा और प्रौद्योगिकी विनिमय क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। इस इवेंट में अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और एशिया के विकसित और विकासशील देश शामिल होंगे। ये देश सामूहिक रूप से भारत के कुल व्यापारिक व्यापार का 28%, व्यापारिक निर्यात का 35% और आयात का 24% हिस्सा है। भारत ने मलेशिया, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया और मॉरिशस जैसे कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इंडोनेशिया, वियतनाम और थाईलैंड जैसे अन्य भाग लेने वाले देश 10 सदस्यीय आसियान देशों का हिस्सा है, जिसके साथ भारत का व्यापार समझौता है। दिल्ली के न्यू मोती बाग में मानसविनी लेडीज क्लब द्वारा एक खास तरह के दीपोत्सव मेले का आयोजन किया गया। इस मेले की खास बात ये थी कि इसमें फूड व अन्य स्टॉल दिव्यांगजनों द्वारा लगाए गए थे। साथ ही इसमें कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हर साल की तरह इस साल भी मनस्विनी लेडीज क्लब ने न्यू मोती बाग में मेला आयोजन किया है और इस बार इस मेले का नाम है दीपोत्सव मेला। क्या कुछ खास है इस मेले में और क्या कुछ नया देखने को मिलेगा, आइए चलिए मेरे साथ। दिल्ली स्थित न्यू मोती बाग में मनस्विनी लेडीज क्लब ने दीपोत्सव मेला का आयोजन किया। ये मेला सभी के लिए बहुत खास रहा। ये एक ऐसा अद्भुत मेला था जो आपकी सोच से परे साबित हुआ। इस मेले में सभी के मन में दीप जलाने की कोशिश की गई। ऐसे कलाकारों द्वारा प्रस्तुति दी गई जो सभी के लिए एक मिसाल बन गए। रामायण हमारे स्पेशल आर्टिस्ट, दिव्यांग आर्टिस्ट के द्वारा, उन्होंने तो हमारे दांत तले हमारी उंगली ही थी। उनका जो प्रोग्राम था, जिस तरह उन्होंने दिखाया, पूरी रामायण को दर्शाया, एक वो अद्भुत दृश्य था।
दीपोत्सव मेले में इस बार 100 से ज्यादा लोगों ने अपना स्टॉल लगाया, जिसमें सीआरपीएफ महिला संगठन, बीएसएफ महिला संगठन, पुलिस महिला संगठन आदि ने अपना स्टॉल लगाकर अनगिनत महिलाओं को व्यापारिक तौर पर भी मजबूत किया। इस 2 दिवसीय दीपोत्सव मेले में आपको खरीदारी करने का भी अच्छा मौका मिला। विभिन्न प्रकारों की दुकानों पर परिधान, आभूषण, घरेलू सामान, हस्तशिल्प और दीपावली पर अपने दोस्तों और परिवार के लिए लोगों ने कई उपहार भी खरीदे। खरीदारी के साथ साथ खाने को लेकर के भी ये मेला बेहद खास रहा। इसमें तरह तरह के व्यंजन लोगों को खाने के लिए मिले। गोलगप्पे, छोले कुलचे, आइस टी, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज सभी प्रकार के भोजन का लोगों ने इस मेले में आनंद उठाया। दीपोत्सव मेले में न सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम, पारंपरिक भोजन से भारत की संस्कृति को देखने मिला, साथ ही संदेश भी दिया कि दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, बस आप में करने की चाहत होनी चाहिए। इस मेले को देखने के बाद एक बात तो तय है कि इस मेले का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को एक मंच पर लाना है, साथ ही जितने भी लोग हैं उन सभी को साथ में लेकर त्योहार की खुशी मनाना है। 2024 दीपोत्सव मेला सभी के लिए एक अद्वितीय अनुभव साबित हुआ है, जिसमें हर किसी को कुछ न कुछ नया और आश्चर्यचकित देखने को मिला। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और कोविड वैक्सीन के दुष्प्रभाव को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है, जिसमें कोविड-19 वैक्सीन के कथित साइड इफेक्ट्स को लेकर चिंता जताई गई थी। याचिका में दावा किया गया था कि यूके में कोविड-19 टीकों से जुड़े रक्त के थक्के जमने जैसी समस्याओं को लेकर मुकदमा दायर किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की याचिका सनसनी फैलाने के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं होता तो उसका दुष्परिणाम बुरा होता। और आइए बात करते हैं मौसम की और जानते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जम्मू और कश्मीर में उपोष्णकटिबंधीय इलाकों के किसान धान, मक्का और मूंग की पकी फसलों की कटाई और तुड़ाई का काम कर लें। जम्मू कश्मीर में इस समय तोरी, मक्का, प्याज और लहसुन की बुवाई की जा सकती है। हिमाचल प्रदेश के किसान इस मौसम में पालक, मूली, शलगम, धनिया, मटर, लहसुन, चुकंदर और मेथी की बुवाई कर सकते हैं। उत्तराखंड में किसान गन्ने की बुवाई जारी रखें। उत्तर प्रदेश में इस मौसम में मूली और प्याज की बुवाई की जा सकती है। वहीं बिहार में इस समय अरहर और बैंगन की बुवाई की जा सकती है। पश्चिम बंगाल के किसान फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की नर्सरी लगा लें। अरुणाचल प्रदेश के किसान धान के खेतों में जल स्तर लगभग 5 सेंटीमीटर तक बनाए रखें। असम के किसान तिल, मूंग और उड़द की पकी फसलों की कटाई और तुड़ाई का काम कर लें। असम में इस समय तोरी, मक्का और सरसों की बुवाई की जा सकती है। मेघालय के किसान इस मौसम में पत्ता गोभी, फूल गोभी और बैंगन के पौधों का रोपण कर लें। साथ ही यहाँ के किसान खड़ी फसलों के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था भी कर लें। नागालैंड में मक्का, अदरक और हल्दी की पकी फसलों की कटाई कर लें। यहाँ के किसान इस समय तोरी या मक्का की बुवाई कर लें। मिजोरम में किसान झूम धान की कटाई कर लें। वहीं मणिपुर के किसान धान के खेतों में उचित जल स्तर बनाए रखें। साथ ही यहाँ पर किसान सोयाबीन, मूंगफली और उड़द के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले।
आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से उपचार जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर, जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। खबरों पर खास खबर में यूपी के बहराइच में फिर हिंसा भड़की है। दंगाइयों ने कई वाहनों को कर दिया। इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात है। माहौल बिगाड़ने वाले लोगों में शामिल कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बहराइच में दुर्गा पूजा के जुलूस के दौरान हुए तनाव पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। उन्होंने कहा कि किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मुंबई क्राइम ब्रांच ने आरोपी शुभम लोंकर को भी गिरफ्तार कर लिया है। शुभम लोंकर शुभू लोंकर का भाई है, जिसने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। इसके साथ ही बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में अब तक 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से हो रहे बयानबाजी पर भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस पर पलटवार किया। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कांग्रेस चुनाव को देखते हुए राजनीतिक बयानबाजी कर रही है। झारखंड में ईडी ने रांची में आज कई स्थानों पर एक साथ दबिश दी है। बताया जा रहा है कि ये मामला जल जीवन मिशन में अनियमितता से जुड़ा है, जिसके अनुसंधान के सिलसिले में ईडी ने छापेमारी है। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में प्रवेश करने वाले सभी हल्के मोटर वाहनों के लिए पूर्ण टोल छूट की घोषणा की है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री दादाजी दगड़ू भूसे ने बताया कि दहिसर, आनंदनगर, एरोली, मुलुंड और वैशाली के टोल प्लाजा पर अब हल्के वाहनों से टोल नहीं वसूला जाएगा। हरियाणा में नई सरकार के गठन के लिए तैयारियां जोरों से चल रही हैं। 16 अक्टूबर को विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन के बेटे प्रियांक खड़गे द्वारा जमीन लौटाने के बाद भाजपा नेता CR केशवन ने कहा कि लोगों के मन में एक सवाल है कि प्रियांक खड़गे को कैसे इतनी तेजी से ये प्लॉट आवंटित किया गया, फिर इतनी तेजी से वे प्लॉट क्यों वापस कर रहे हैं। प्रियांक खड़गे को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश के बाद से लगातार पूरे देश से ड्रग के खिलाफ तेजी से अभियान चल रहा है। दिल्ली के महिपालपुर में पकड़ी गई लगभग 6,000 करोड़ रुपए की कोकेन तस्करी के मामले में जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।